Welcome, friends. I welcome you to the class of externalities. Well, guys, you are in semester 5, so you must have done externalities in your sem 4 as well. But let me give you a good advice first that it is quite different from that externalities which you did in semester 4. So take this as a fresh. Let us start externalities now. So what is externalities? आइए define कर लेते हैं. An externality is present whenever some economic agent's welfare, either utility or profit, is directly affected by the action of another agent, either a consumer or a producer in the economy. अब सपोज एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं ऑब्वियसली सेम 4 से. बेसिक्स वही रहेगा बट इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस जो है वो अलग रहेगा यहाँ पर. वेल मेरे बच्चों, हमने एग्जाम्पल लिए थे सेम 4 में. 2 रूममेट्स का एग्जाम्पल लिया था. एक को स्मोकिंग पसंद थी, एक को स्मोकिंग पसंद नहीं थी. सो दैट वाज अ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी एग्जाम्पल. एक हमने लिया था फिश फर्म का और स्टील फर्म का. जो स्टील फर्म रिवर को पोल्यूट करती थी और फिश फर्म को उससे नुकसान होता था. दैट वाज अ प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज़. सो मेरा बच्चा, दोनों में ही नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ रही. एक एग्जांपल हम पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ का भी ले सकते हैं. सपोज़ एक व्यक्ति ने अपने आप को वैक्सीनेट करा दिया, तो डोंट यू थिंक उसको तो फ़ायदा हुआ. अब वो लोग जो उसके कांटेक्ट में आएंगे वो भी बीमारी से बचेंगे और उनको भी फ़ायदा होगा. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़. सो दिस इज़ द डेफिनेशन. नाउ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेम 4, वो आपको पहले 2 पॉइंट से मैं क्लियर कर देता हूँ. वेल बाय डायरेक्टली यहाँ पे जो डायरेक्टली लिखा है, बाय डायरेक्टली वी एक्सक्लूड एनी इफेक्ट्स दैट आर मीडिएटेड बाय प्राइसेस. इसका क्या मतलब है मैं अभी बता रहा हूँ. For example, an externality is present if a fishery's productivity is affected by the river pollution of an upstream oil refinery, but not if the fishery's profitability is affected by the price of oil, which may depend on the oil refinery's output. The latter type of effect is called pecuniary externalities. It is present in any competitive market but creates no inefficiency. मेरे बच्चों, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों ही मैं पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज़ के थ्रू आपको सिखाऊंगा. एंड दिस इज़ अ न्यू थिंग फॉर यू. आइए पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज़ सीखने के लिए हम सीधा आपको ले चलते हैं पहले आगे और फिर हम बात करेंगे नॉर्मल एक्सटर्नैलिटीज़ की. सो पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज़, मैं एक एग्जाम्पल से आपको प्रूव करता हूँ, फिर वो 2 पॉइंट दोबारा भी पढ़ेंगे. Consider a set of students, each of whom must decide whether to be an economist or a lawyer. Being an economist is great when there are few economists and not so great when the labor market becomes crowded with economists. So अगर तो बहुत सारे economists already हैं तो फिर आप अगर economist का काम करते हो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिल पाएंगे. If the number of economists grows high enough, they will eventually earn less than lawyers. That makes sense. सपोज दैट ईच पर्सन चूज द प्रोफेशन विद द बेस्ट अर्निंग प्रॉस्पेक्ट्स. ऑब्वियसली आपको अगर लगेगा कि इकोनॉमिस्ट बनना अच्छा है तो आप वो चुनेंगे. आपको लगता है लॉयर बनना अच्छा है तो यू विल बी गोइंग फॉर दैट. The pecuniary externality comes from the fact that when one more person decides to become an economist, he lowers all other economists' income, imposing a cost on the existing economist. आपको नहीं लगता अगर 10 इकोनॉमिस्ट हैं और वो अपना कुछ काम कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं, अगर इकोनॉमिस्ट की संख्या बढ़ जाए 11 हो जाए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इफ़ नॉट इमीजिएटली, तो फिर सबकी जो उनको रेम्यूनरेशन मिलता है वो कम हो जाएगा. The question is whether the invisible hand, that is market forces of demand and supply, will lead to correct allocation of students across different jobs. Let us see. तो पिक्यूनरी एक्सटर्नैलिटीज़ और एक नॉर्मल एक्सटर्नैलिटीज़ में क्या फ़र्क होता है ये अब आपको जानना होगा. Here we are talking about pecuniary externalities. So the equilibrium shown in figure determines the allocation of students between jobs. तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू सिखाता हूँ. देखिए ये परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिस्ट है. अगर परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिस्ट बढ़ेंगे तो इकोनॉमिस्ट की जो इनकम है वो कम होती चली जाएगी और लॉयर की इनकम ज़्यादा. और अगर परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिस्ट कम है तो इकोनॉमिस्ट की इनकम ज़्यादा होगी और लॉयर की इनकम कम, क्योंकि फिर लॉयर ज़्यादा होंगे. आई गेस दैट मेक सेंस. Now, the number of economists will adjust until the earnings of an economist are exactly equal to the earnings of lawyer. That is indifferent हो जाएंगे. नहीं तो जिस भी प्रोफेशन में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं आप एज अ स्टूडेंट उसी प्रोफेशन में जाएंगे तो वहाँ सप्लाई बढ़ जाएगी और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक प्राइस इतना ना गिर जाए कि वो दूसरी इंडस्ट्री के बराबर हो जाए यहाँ पे प्रोफेशन के. The equilibrium is given by the percentage of economists at E to the right of point E. Don't you think percentage of economists ज़्यादा है
तो लॉयर की इनकम ज़्यादा होगी और फिर नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो फॉल करने शुरू करेंगे, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे लॉयर बनो लॉयर। ऑल्टरनेटिवली टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ई मेरे बच्चों दिस, तो परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिस्ट विल बी लेस. So alternatively to the left of point E, economists are relatively few in number and will earn more than lawyers, attracting more economists into profession. Here the equilibrium is efficient because the external effect is a change in price. Since employers benefit equals employees cost, thus there is a zero net effect. तो basically आपका डेडवेट लॉस हुआ नहीं, मार्केट ने इनविजिबल हैंड ने, फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ने खुद से ही एडजस्ट कर दी मार्केट. Now, as a result, there is no need for government intervention to regulate the access to professions. So, market forces will correctly allocate the right number of people to each of the different profession. तो externality effect रहा, but don't you think इससे society पर as such कुछ negative या positive impact उतना नहीं पड़ा, market forces ने खुद ही उसको adjust कर लिया. पहले मैं इसके बेसिस पर वो दोनों पॉइंट्स दोबारा आपको पढ़ाऊंगा और फिर बताऊंगा हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल एक्सटर्नैलिटी जो अभी तक आप एक्सपीरियंस करते थे सेम 4 में. आइए ये 2 पॉइंट्स दोबारा पढ़ते हैं. सो डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं इनफैक्ट दोबारा. एन एक्सटर्नैलिटी इज प्रेजेंट वेन एवर सम इकोनॉमिक एजेंट वेलफेयर दैट इज यूटिलिटी और प्रॉफिट इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ अनदर एजेंट. सो बाय डायरेक्टली वी एक्सक्लूड एनी इफेक्ट दैट आर मीडिएटेड बाय प्राइसेस. अभी आप देखो वो प्राइसेस की वजह से तो मीडिएट हो रहा था. अभी जो हमने एग्जांपल लिया था लॉयर और इकोनॉमिस्ट का, जिसमें ज़्यादा पैसे मिलते थे वहाँ भाग जाते थे वो लोग. फॉर एग्जाम्पल एन एक्सटर्नैलिटी इज प्रेजेंट इफ अ फिशरीज प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय द रिवर पॉल्यूशन एंड बट नॉट इफ द फिशर्स प्रॉफिटेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय द प्राइस ऑफ ऑयल. ठीक है. सो विच में डिपेंड ऑन द ऑयल रिफाइनरीज आउटपुट. सो द लैटर टाइप ऑफ इफेक्ट दैट इज पेक्यूनियरी एक्सटर्नैलिटी इज प्रेजेंट इन एनी कंपेटिटिव मार्केट बट क्रिएट्स नो इनएफिशिएंसी. व्हाई इट इज नॉट गेटिंग एनी इनएफिशिएंसी? क्योंकि मार्केट ने खुद ही बेटा एडजस्ट कर दी पूरी जो भी प्रॉब्लम्स थी. अब हम बात करते हैं आगे. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ एक्सटर्नैलिटीज. अ प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज जब ऑब्वियसली प्रॉफिट पर असर है. अ कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी जब आपके यूटिलिटी लेवल पर असर आए. समटाइम्स एन एक्सटर्नैलिटी कैन बी बोथ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज टुगेदर. फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन फ्रॉम अ फैक्ट्री मे अफेक्ट द प्रॉफिट ऑफ अ कमर्शियल फिशरी एंड द यूटिलिटी ऑफ लेजर एंगलर्स. तो यूजुअली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि यार ये कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है, ये प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है. लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि वो मर्ज भी हो सकती है. एक ही एक्सटर्नैलिटी कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी भी हो सकती है और प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज भी हो सकती है. So using the definition of externality, it is possible to move on how they can be incorporated into the analysis of behavior. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. आप जो सेम 4 में करते थे कि कैसे एक्सटर्नलिटीज मार्केट फेलियर क्रिएट करती है, पहले मैं वो सिखा देता हूँ. लेकिन सेम 5 में अगर पेपर में आता है हाउ मार्केट फेलियर इज़ डन बाय द एक्सटर्नैलिटीज़, तो आपको अप्रोच थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी. वो भी मैं आपको सिखाता हूँ, बट उससे पहले ताकि आप कंफर्टेबल हो जाएं कि हाँ यार ये मुझे आती है चीज़, तो उसी है वही चीज़ मगर अलग तरीके से सिखाएंगे सेम 5 पे. तो पहले सेम 4 का एक एग्जाम्पल लेके देता हूँ आपको. ठीक है. और ये आपको आपके अभी सेम 5 वाले एनालिसिस में भी काम आएगा, भरपूर काम आएगा. सपोज मेरे बच्चों कोरोना की वैक्सीन आ गई. ठीक है. ये उसकी मार्जिनल कॉस्ट है. हॉरिजॉन्टल रखा है कि एक गिवन रेट पर आप कितने भी लोग कर सकते हो. सो ये है इंडिविजुअल डिमांड का, इसको बोलते हैं प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट. तो ये इतनी क्वांटिटी आ रही है मार्केट में, ये इक्विलिब्रियम आ रहा है. बट डोंट यू थिंक ये जो आपने वैक्सीनेशन कराई है ये कन्वेंशनल प्राइवेट गुड की तरह नहीं होनी चाहिए. कन्वेंशनल प्राइवेट गुड में वो फीचर नहीं होता जो इसमें है. सर कौन सा? बताता हूँ. डोंट यू थिंक इससे एक्सटर्नल बेनिफिट भी क्रिएट हो रहे हैं? इसको हम बोलते हैं मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट. तो बच्चा कहते हैं पहले तो इसका मतलब बताओ, दूसरा बताओ ये ऐसे क्यों बना है. सब बताता हूँ मेरे भाई. मतलब एग्जाम्पल से सीखते हैं. सपोज मैं क्लास में बैठा हूँ, 100 लोग क्लास में बैठे हैं मेरे साथ और किसी ने भी वैक्सीनेशन नहीं करा रखी, इसकी वैक्सीनेशन नहीं कराई हुई कोरोना की, और मैंने कोरोना की वैक्सीनेशन करा रखी है. तो डोंट यू थिंक मुझे तो बेनिफिट मिलेगा. एटलीस्ट मुझसे किसी को वो बीमारी नहीं फैलेगी. तो अगर 0 लोगों ने करवा रखा है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, एक्सटर्नल बेनिफिट. जैसे जैसे ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, अब सपोज उसी क्लास में 40 लोगों ने करवा रखी है वैक्सीनेशन, तो मेरे वैक्सीनेशन कराने से पूरे 100 बच्चों को फ़ायदा नहीं, 60 बच्चों को फ़ायदा होगा. तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट कम होते जा रहे हैं. और एक लिमिट आएगी जब सभी ने करा रखा होगा इन अ वे, तो फिर एक्सटर्नल बेनिफिट ख़त्म हो जाएगा. ठीक है जी. अब एक्चुअली में जब आप इसको भी कंसिडर करोगे विच यू मस्ट, तो ये आपका जो कर्व बनेगा इसको बोलते हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट. ये मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट का समेशन है.
तो डोंट यू थिंक एक्चुअल इक्विलिब्रियम कंसीडरिंग बोथ द बेनिफिट्स शुड बी Q1, राइट आप कितना बना रहे हो Q। यहाँ से कंक्लूजन है, बहुत प्यारा कंक्लूजन है, वो ये है कि अगर गुड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी दे रहा है तो मार्केट हमेशा उसे कम प्रोड्यूस कर रही होगी। आप देख लो आप प्रोड्यूस क्यों कर रहे हो। और अगर गुड नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज दे रहा है तो मार्केट हमेशा ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही होगी। आई कुड हैव टेकन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल एज वेल, उसमें आप प्रूव कर सकते थे कि ये जो मार्केट है वो एक्चुअली में ज़्यादा बनाएगी और बनाना कम था। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है, बनाना ज़्यादा चाहिए था, बना कम रहे। ठीक है, सो सेम 4 में हम ये कर चुके हैं। फिर आपने वो भी किया था कि फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, आपस में मर्जिंग करेंगे उसको एलिमिनेट करने के लिए। सो वो सब यहाँ पर आपको सीधे सीधे सवाल आएगा, प्रूव दैट एक्सटर्नैलिटीज लीड्स टू मार्केट फेलियर। तो वो अब मैंने इसी चीज़ को प्रूव करूँगा बट डिफरेंट तरीके से, तो ये मैं आपको सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सो डिनोट द कंजम्पशन लेवल ऑफ द हाउस होल्ड बाय X एंड द प्रोडक्शन प्लान्स ऑफ द फर्म बाय Y. So it is assumed that consumption externalities enter the utility function and production externalities enter the production set. This assumption implies that the utility function take the following form. चलिए, सो UH ये दे दिया आपको एंड प्रोडक्शन सेट्स आपको दे दिए। बोथ इक्वेशन शोज जनरल फॉर्म ऑफ द एक्सटर्नलिटी प्रॉब्लम। अब मार्केट इनएफिशिएंसी प्रूव करके दिखाएंगे। हम आपको ये प्रूव करके दिखाएंगे कि जो मार्केट से डिसाइड होता है वो इनएफिशिएंट होगा। आइए पढ़ते हैं। कंसीडर अ टू कंज्यूमर टू गुड इकोनॉमी वेयर कंज्यूमर हैव दिस यूटिलिटी फंक्शन 1 and 2। जेनरिक फॉर्म बना दी। एक्सटर्नलिटीज जनरलाइज और रादर जनरेटेड बाय Z। तो जो ये Z है ये एक्सटर्नलिटीज क्रिएट कर रहा है। द एक्सटर्नलिटी विल बी पॉजिटिव इफ VH इज इंक्रीजिंग एंड अगर ये घट रही है VH कंजम्पशन में तो फिर एक्सटर्नलिटी इज नेगेटिव, यानी दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। To complete the description of the economy, it is assumed that supply of good X comes from the endowment WH to the consumer H, whereas good Z is produced from good X by a competitive industry that uses 1 unit of good X to produce 1 unit of good Z. Normalizing the price of good X at 1, the structure of production ensures that the equilibrium price of good Z must also be 1. फिर उसको वहाँ पर हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब ये तो मानोगे ना यार, जो आपके एंडोमेंट है उसी के बराबर गुड बनेंगे और जो गुड X बनेंगे वो साथ में पॉल्यूटेंट भी बनाएंगे, एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट नहीं बोलूँगा, एक्सटर्नलिटीज भी बनाएंगे। इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज़ इक्वेशन 5 विच शोज दैट फॉर कंज्यूमर एच द प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट फ्रॉम ईच गुड डिटर्मिन्ड बाय द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू MC। यानी ये आपको बता रहा है उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंडिविजुअल, हमारे वाले केस में वो जो कम वाली क्वांटिटी थी Q। So कहते हैं here the external effect does not appear directly in equilibrium. We will now have to see whether this competitive market equilibrium is efficient. नहीं, प्रूफ करेंगे कैसे? The Pareto efficient allocations are found by maximizing the total utility of consumer 1 and 2 subject to a constraint, here it is production possibilities. तो आप देख लो दोनों के यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने जा रहा हूँ सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट कि आपकी जो एंडोमेंट है उसी के बराबर गुड बनेंगे और उसी से एक्सटर्नलिटीज क्रिएट होंगी। सो दिस सॉल्यूशन इज करेक्टराइज बाय दीज कंडीशंस। आराम से देख लीजिए। मार्केट फेलियर इस प्रोसेस के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नॉर्मल यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन लगाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। सो द इन इक्वेशंस 10 and 11 the externality effect can be seen to affect the optimal allocation between the two goods via the derivatives of utility with respect to the externalities. ये important है। If the externality is positive then V prime H obviously will be more than 0. Externality will raise the value of left hand terms and it will decrease their value if there is a negative externality. So the externality leads to a divergence between the private valuation of consumption given by 5 and the corresponding social valuation given by 10 and 11. तो फिर अगर आउटपुट चेंज हो रहा है तो मार्केट आउटकम जो इक्वेशन 5 से आया था, ये जो प्राइवेट खाली कंसीडर करके आया था, दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज परेटो एफिशिएंट। In general, if the externality is positive, then more of goods that will be consumed at the optimum than under the market outcome. भैया यही तो सिखाया था तुम्हें। अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो एक्चुअली में आउटपुट ज़्यादा बनेगा। दिखा देता हूँ दोबारा, ये देखो, ठीक है, यही हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो एग्जाम में लिखना यही है बट ऑब्वियसली उसका तरीका अलग बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक तरह से दोनों को साथ में लेके चल रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो इन जनरल इफ द एक्सटर्नलिटी इज पॉजिटिव देन मोर ऑफ गुड्स दैट विल बी कंज्यूम्ड एट द ऑप्टिमम देन अंडर द मार्केट आउटकम।
सो रिवर्स इज ट्रू फॉर अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। तो वही को अब उसको ऐसे बता दिया, इधर देखो ये प्राइवेट बेनिफिट है, अगर सोशल मार्जिनल बेनिफिट इससे ज़्यादा है यानी एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं तो आउटपुट ज़्यादा बन रहा है, और अगर सोशल मार्जिनल बेनिफिट इससे कम आ रहा है ये तब होगा जब एक नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज है तो आउटपुट कम होगा। So the market outcome is shown by equality between private marginal benefit and MC. The social marginal benefit is the sum of PMB and external benefit. So अगर ये पॉजिटिव है तो इससे ज़्यादा जाएगा और अगर नेगेटिव है तो कम जाएगा। सो मार्केट फेलियर कैसे हो रहा है इसमें? ऑब्वियस बात है, मार्केट फेलियर इज शोन बाय टू मच कंजम्पशन ऑफ अ गुड कॉजिंग अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी एंड टू लिटिल कंजम्पशन ऑफ अ गुड जनरेटिंग अ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो बनना ज़्यादा चाहिए था, बनाएगी कम मार्केट, और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है बनना कम चाहिए, बनाएगी ज़्यादा। अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताते हैं आपके एक्सटर्नलिटीज़ के। पहले रिवर पॉल्यूशन। अज्यूम दैट टू फर्म्स आर लोकेटेड अलॉन्ग द सेम रिवर। अपस्ट्रीम फर्म का नाम है यू, रिवर गंदा करती है और ये प्रोडक्शन कम करती है डाउनस्ट्रीम फर्म का जो कि फिश निकालती हैं। बोथ फर्म्स प्रोड्यूस द सेम आउटपुट विच दे सेल एट कॉन्स्टेंट प्राइस ऑफ वन, सो दैट टोटल रेवेन्यू कोइंसाइड विद प्रोडक्शन। लेबर वाटर इनपुट्स हैं, वाटर फ्री है, और इक्विलिब्रियम वेज रेट W ऑन द competitive लेबर मार्केट इज पेड फॉर ईच यूनिट ऑफ लेबर। सो अब हमें प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज दी हुई हैं नॉर्मल, ये अपस्ट्रीम फर्म्स की, ये डाउनस्ट्रीम फर्म्स की, और ये लेस देन जीरो है डेरिवेटिव रिफ्लेक्टिंग दैट पॉल्यूशन रिड्यूसेस डाउनस्ट्रीम आउटपुट। Decreasing returns to scale are also assumed with respect to own labor inputs. Each firm acts independently and seeks to maximize its own profit, taking price as given, जो कि जायज़ बात है। अब मेरे बच्चों ये इक्विलिब्रियम हमने शो किया, आप सबसे पहले नॉर्मल बात समझ लें, ये जो है ये टोटल कॉस्ट है, ये जो है प्रॉफिट रेवेन्यू कर्व है, दोनों का डिफरेंस इज प्रॉफिट, यहाँ पर भी सेम। तो अब ये प्रॉफिट ऑलरेडी मैक्सिमाइज्ड है, सो द टोटल स्टॉक ऑफ लेबर इज एलोकेटेड बिटवीन टू फर्म्स, क्योंकि दोनों यूज़ कर रहे हैं। लेबर इनपुट ऑफ द अपस्ट्रीम फर्म इज मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड दैट ऑफ डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द राइट, दैट यू कैन सी हियर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। Each point on the horizontal axis represents a different allocation between the firms. The upstream firm profit maximization process is shown in the upper panel of the diagram and the downstream firm in the lower panel. ये हमने आपको बताया, ये यहाँ पर अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे हैं, upstream, downstream. As the input of upstream firm increases, the production function of the downstream firm moves progressively towards the horizontal axis. So given the profit maximizing input level of the upstream firm denoted by LU star, the downstream firm can do no better than choose LD star. जो भी बचेगा उनको लेना पड़ेगा. At these choices the firm earns profit pi U and pi D respectively. So ये है इनके profits. इसने पहले चुन लिया, अब जो बचेगा उसी पे इसको अपने हिसाब से profit लेना होगा. We will now show that this is inefficient and that reallocating labor between the firms can actually increase total profit and reduce pollution. So guys, we will now show that this is inefficient and that reallocating labor between the firms can actually increase total profit and reduce pollution. Let's see how. Consider starting at the competitive equilibrium and make a small reduction in the labor input to the upstream firm. इतना small कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. Since the choice was optimal for the upstream firm, the change has no effect on profit for the upstream firm, क्योंकि बहुत ही marginal change. However, it leads to an upward shift of the downstream firm's production function. This raises its profit, hence the change raises aggregate profits. This shows that the competitive equilibrium is not efficient and that externality results in the upstream firm using too much labor and the downstream too little. Shifting labor to downstream firm raises production or reduces pollution. आप देख लीजिए कैसे. बेसिकली हमने क्या कहा, ये ऑलरेडी प्रॉफिट मैक्सिमाइज था, इसको ये एक्सेप्ट करना पड़ रहा था. अब अगर ये अपना हल्का सा लेबर कम कर दे, इसके प्रॉफिट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसका प्रॉफिट इतने हिस्से से बढ़ जाएगा. और सो डोंट यू थिंक ओवरऑल टोटल एग्रीगेट प्रॉफिट बढ़ गया, और इसलिए जो इनिशियली एग्रीगेट प्रॉफिट था वो एफिशिएंट नहीं था, implying this firm was using too much of labor and ये too less. तो आपने हल्का सा यहाँ से हटाया और इसको दिया, तो इसका प्रॉफिट सेम रहा, इसका बढ़ गया, यानी एग्रीगेट प्रॉफिट बढ़ गया. और ऑब्वियसली एग्रीगेट प्रॉफिट तो बड़ा ही बड़ा, पॉल्यूशन भी इन दैट सेंस कम हो गया थोड़ा सा. सो दिस वाज वन एग्जांपल. नेक्स्ट एग्जांपल नाउ, ट्रैफिक जैम्स.
वेल वी ऑल नो हाउ क्रूअल, हाउ बैड दीज ट्रैफिक जैम्स आर। लेकिन हम क्या करते हैं, गाड़ी में बैठ के सरकार को कोसते हैं, सामने वाले को कोसते हैं, हॉर्न बजाते हैं कि आगे क्यों नहीं गाड़ी चला रहा। कभी आपने ये नोटिस करा, इस ट्रैफिक जैम के लिए आप भी तो जिम्मेवार हैं। तो आइए एक्सटर्नैलिटीज़ ट्रैफिक जैम के थ्रू देखते हैं। Here we will see the externalities imposed by drivers on each other. Let there be n commuters who have the choice of commuting by train or a car. Commuting by train always takes 40 minutes regardless of the number of travelers. The commuting time by car increases as the number of car users increases. Obviously वो congestion हो जाती है. This congestion effect which raises the commuting time is the externality for travelers. That is, ज़्यादा लोग गाड़ी पे जाएंगे तो फिर जो गाड़ी चला रहे हैं खुद भी, जितने ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले दिखेंगे रोड पर उतना ज़्यादा congestion होगा, and that will be working as externalities. Individuals must each make decisions to minimize their own transportation time. अब उन्हें देखना है कि उनके लिए कौन सा तरीका बेस्ट है जिससे उनका ट्रांसपोर्टेशन टाइम, कम्यूटिंग टाइम कम हो जाए. सो इक्विलिब्रियम इन द चॉइस ऑफ कम्यूटिंग इज शोन इन द फिगर. ट्रेन से 40 मिनट्स लगते हैं, कार से 20 से लेकर बढ़ते जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि कितना जैम रहता है, कितने कम्यूटर्स हैं कार से. So the number of car users will adjust until the travel time by car is exactly equal to the time of train. The equilibrium occurs when 40% of the commuters travel by car. This is happening here. So optimum occurs when aggregate time saving is maximized. For example, अगर 20% जाएंगे तो इतनी सेविंग हो जाएगी, और कम जाएंगे तो सेविंग्स बढ़ जाएगी. So the externality in this situation is that the car drivers take into account only their own travel time, but not the fact that they will also increase the travel time for themselves and for all other drivers. As a result, too many commuters, choose to drive. So अगर आप ये सोच लें कि आप के वजह से भी तो जैम लग रहा है, आपकी वजह से भी तो कम्यूटिंग टाइम बढ़ रहा है, then you will see that you are actually, by driving yourself, creating an externality not for others but for you as well. पिक्यूनियरी एक्सटर्नलिटीज़ मैं पहले ही आपको करा चुका हूँ. वन मोर एग्जाम्पल गाइस, ये आपको बहुत ही अच्छा लगेगा बिकॉज योर होल लाइफ हैज़ बीन लाइक दिस, द रैट रेस प्रॉब्लम. Well, it is a contest for relative position as pointed out by George Akerlof, used to explain why students work hard, why there is an intense competition in the workplace for promotion. क्यों इतनी मेहनत करी, आपको शुरू से बोला गया मेहनत करो, टॉप करना है, और आपने कहा यार अगर मुझे औरों को बीट करना है तो आई हैव टू वर्क इवन मोर हार्डर देन दीज गाइज. सो सभी को ऐसा क्या कहा गया, सभी लोग लगे हुए रैट रेस में. So we will assume that performance is judged not in absolute terms but in relative terms, यानी comparison में. It means what matter is not how much is known but how much is known to what other student know. तो क्लासरूम का एग्जाम्पल है, सपोज आपको कितना आता है मैं ये नहीं देख रहा, मैं देख रहा हूँ आपको दूसरे वाले से कितना ज़्यादा आता है. अब अगर दोनों ने ही बहुत मेहनत कर रखी है तो दोनों सेम ही उस पर लेवल पे आ जाएंगे. So now here an advantage over other students can only be gained by working harder than they do. But since this applies to all the students, all must be working harder. तो बेटा, but since performance is judged in relative terms rather than the absolute terms, all the extra effort cancel out. सबसे आसान बात, if all could agree to work less hard, the same grades would be obtained with less work. अब उसने एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आपने भी एक चैप्टर एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ा, उल्टा मेहनत बढ़ गई, क्योंकि आपकी जजमेंट जो हो रही है वो कंपैरेटिवली हो रही है, रिलेटिवली हो रही है, एब्सोल्यूट टर्म्स में हो ही नहीं रही. अब हम एक पे ऑफ मैट्रिक्स बना लेते हैं यहाँ पर, लो हाई हाई. आपको पता है खेलते कैसे हैं, प्रिजनर्स डायलेमा की तरह खेल सकते हैं. प्लेयर 1 ने सोचा प्लेयर 2 लो खेलेगा तो इसको लोअर हाई में से डिसाइड करना है. प्लेयर 1 ने सोचा ये हाई खेलेगा, इसको लोअर हाई में से डिसाइड करना है. प्लेयर 2 ने सोचा प्लेयर 1 लो खेलेगा, लोअर हाई में से डिसाइड करेगा. प्लेयर 2 सोचेगा प्लेयर 1 हाई खेलेगा तो इसको लोअर हाई में से डिसाइड करना है. आप एक चीज़ देखेंगे जब इसको फॉलो करेंगे, इसमें आप नंबर्स भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम. दैट इज़ हेयर हाई एफर्ट इज़ अ डोमिनेंट स्ट्रैटेजी. डोमिनेंट मतलब आपको पता है कि वही करना है प्लेयर ने, बट परेटो इज़ अ लो एफर्ट. सो डोंट यू थिंक एक तरह से आप एक दूसरे का ही नुकसान कर रहे हैं या ज़बरदस्ती के एफर्ट्स लगा रहे हो. अनदर एग्जाम्पल इज़ द यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स बाय एथलीट्स. अब एक बात बताओ, बहुत आपको पता है बदनाम है एथलीट्स काफ़ी सारे जो रेस करते हुए या साइकिलिंग करते हुए बैन ड्रग्स का यूज़ करते हैं. अब आप बताइए जो ऑनेस्ट है उसको लगेगा कि यार ये तो सब अंदर खाने सब जो है यूज़ करके आ रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो ये तो हमसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी निकाल लेंगे और जीत जाएंगे, तो अल्टीमेटली उसको भी करना पड़ेगा वो. तो जब एक बात बताओ सारे ही ड्रग लेकर आ रहे हैं
और सारे ही एथलीट्स compete कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कंपैरेटिवली तो सब एक ही जगह रह गए, जो ओरिजिनली थे इससे बढ़िया ड्रग्स लेते ही नहीं, ओरिजिनल परफॉर्मेंस पे जाते, तब भी कंपैरेटिवली वही रहता, आज भी कंपैरेटिवली वही है. सो दैट इज़ व्हाट ट्रैफिक जैम प्रॉब्लम कैन बी लुक्ड अपॉन एज.